बिटमड़ा गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। देखिए, आप लोगों के सामने वैसे तो हकीकत आ चुकी है सारी कि क्या बीमारी है, कितनी बड़ी है, या षड्यंत्र है, या कुछ और ही खेल है। आम इंसान, खास तौर पे गांव वाला, जो कभी गांव से बाहर नहीं गया या जिसको बहुत ज्यादा बड़ी वेबसाइट्स और पूरी दुनिया की खबरें नहीं रखनी होती, वो अपने टेलीविजन में भी अपने लोकल कलाकारों को ही देखता है, वो अपने लोकल समाचारों को ही सुनता है। उस आदमी को इस बीमारी की आड़ में चल रहे षड्यंत्र के बारे में इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। फिर भी हम अपने हिस्से का काम करते जाएंगे और जिस जिसको समझ में आ जाएगा वो, मुझे पूरा यकीन है, उसी तरह से लग जाएंगे जिस तरह से यहां नौजवान साथी और लगे हुए हैं पूरे भारतवर्ष में। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं इसकी आवाज उठाने वाला, मुझसे पहले भी बहुत लोग थे और यही आवाज आप के लिए उठाने का काम कभी किसी दौर में आज से 30 साल पहले राजीव दीक्षित जी ने किया था। वो गांव-गांव जाकर के, कॉलेजों में सेमिनार करके वो लोगों को जागृत किया करते थे कि देखो, जो केंद्र में सरकारें बैठी हैं और जो आपके लोकल गवर्नमेंट है, वो सारी की सारी किस तरह से गुलाम होकर के किसी बड़े उद्योगपतियों का और आपके खून पसीने की कमाई को चूस रहे हैं और आपको बर्बाद कर रहे हैं। ये वो बताया करते थे बखूबी। मुझे एक्चुअली उनको सुनने का कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि जब मैंने इस षड्यंत्र के बारे में बताना शुरू किया और जब मैंने वो डॉट्स कनेक्ट करनी शुरू की, तो मेरे कमेंट में नीचे बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू किया कि आप राजीव दीक्षित की तरह लोगों को जागृत कर रहे हो। तो मैंने उनके एक दो वक्तव्य फिर गाड़ी में चलते हुए सुने और मुझे लगा कि यार, ये इतने सालों से चलता आ रहा है और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे इस खेल को। कारण क्या है? उसका कारण बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ा, और सबसे बड़ा कारण यही है, मैं आपको बता देता हूं कि मेरे जैसा आदमी जब कभी समाज के लिए आवाज उठाने चलता है तो समाज उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है और भरोसे में वो उसके पीछे पीछे लग लेता है और वो आदमी फिर आने वाले वक्त में अपने निजी स्वार्थों के चलते आपके सबके, पब्लिक के सारे भरोसे को फिर साइड में फेंक करके और वो खुद तो कहीं अपनी ऐश करने लग जाता है और जनता फिर वहीं के वहीं ठगी हुई महसूस करती है कि यार, जिसके पीछे जाओ वही आदमी ऐसा निकलता है। होना क्या चाहिए था? जैसे आपने, अगर किसी ने सुना हो किसी गांव की मेरी सभा में, तो मैं गांव वालों से एक ही बात बोलता हूं, मेरे बुजुर्गों से भी और दोस्तों से, नौजवान साथियों से भी, कि आज जो बात बढ़िया लग रही है उस बात को अप्रिशिएट कीजिए, उस बात को समझिए और वो आपके गांव के लिए कितनी सही और कितनी गलत है उसका पूरा डिसीजन लीजिए और उसके बाद निर्णय लीजिए कि गांव को क्या करना है, बजाय इसके किसी देवेंद्र बल्हाड़ा या तथाकथित किसी नेता के पीछे आंख बंद करके चल पड़ना। क्योंकि हो सकता है आज मैं आपकी आवाज बना हुआ हूं, कल को मैं अपने निजी स्वार्थों में आपके सारे भरोसे को तोड़ दूं। इंसान हूं। जैसे आज लोग कहते हैं कि भाई मैंने तो नहीं लगवाई, मेरे घर वालों ने लगवा ली या मेरी घरवाली ने लगवा ली। मैं उससे बोलता हूं कि क्यों लगवा ली? कि उसका अफसर ये बोला कि तू अगर नहीं लगवाएगा तो सैलरी नहीं निकलेगी घरवाली को। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि तू तो टीचर है, तूने तो नहीं लगवाई, तेरी घरवाली भी टीचर थी। तो बोलते हैं उसके डीडीओ ने बोल दिया और मेरे वाले ने अभी नहीं बोला है, तो इसका मतलब उसका डीडीओ कल को तुझे ये बोलेगा कि तेरी तनख्वाह तब निकलेगी जब तो अपने खुद जो है अपनी घरवाली को एक रात के लिए नहीं भेजेगा तो नहीं तनख्वाह कटवा। तो तनख्वाह के लिए लगवाना का कौन सा तुक है भाई? मेरा शरीर है, मेरी मर्जी है, मैं अपने शरीर को किसको हाथ लगाने दूं या ना लगाने दूं, ये मेरी मर्जी होनी चाहिए ना। और मेरे शरीर की इज्जत मेरे हाथ में है। अब मैं ये इज्जत किस चीज के लिए नीलाम करता हूं, ये तो मेरी गलती है ना।
अगर मैं उसको पेंशन के लिए नीलाम करता हूं या मैं उसे किसी और चीज के लिए नीलाम करता हूं, ठीक है, आपने एक चीज करी, आपने बोल दिया हम आपका इलाज कर रहे हैं, तो तुम हमारा कैंसर का इलाज क्यों नहीं कर रहे हो? तुम हमारे घरों में दूसरी बीमारियां उनका इलाज फ्री में इतनी जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे बच्चे, हमारी घरवालियां जब प्रेग्नेंट हैं तो उनकी डिलीवरी क्यों नहीं करवाते फ्री में? जो अस्पतालों में और बीमारियों से जो लोग बीमार हैं उनका इलाज क्यों नहीं करते हो? तुम्हें इसी बीमारी का इलाज करने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? और वो भी केवल आपको टीका लगा करके, वो टीका जिसके बारे में सभी बोल रहे हैं कि अभी वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हुआ है। खुद कंपनी बोल रही है, खुद भारत सरकार बोल रही है, खुद उसको आईसीएमआर बोल रही है, WHO बोल रही है। भाई जब हमारे देश की सरकार ने उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्रूव किया है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या देश में कोई इमरजेंसी आई हुई है? आई हुई है क्या? हाँ जी बताइए, नहीं आई हुई ना? तो इमरजेंसी यूज के लिए था ये। फिर थोड़े दिनों के बाद पता चलता है, जब ये खबरें आने लगी, अनिल विज ने बयान दिया कि स्कूलों में नहीं घुसने देंगे, मॉल्स में नहीं घुसने देंगे 3 तारीख के बाद, और 3 तारीख के बाद बच्चों को लगवाने वाले हैं। उस वक्त हमारा खून खोल गया। खून क्यों खोला मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहां एक लाइन लिखी हुई थी कि 15 साल से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की अनुमति मिली। ये लाइन अखबार की हेडिंग है। सरेआम वो आपको बता रहे हैं कि आपके बच्चों पर ट्रायल हो रहा है। सारी दुनिया में प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि mRNA बेस्ड टीका पहली बार बना है और भारत में बना है। DNA बेस्ड टीका भी पहली बार बना है और भारत में सबसे ज्यादा डोज बनी है। जब कोई टीका पहली बार बना है तो कम से कम उसको सुरक्षित तो हो जाने दो, कम से कम उसको इतना तो हो जाने दो कि किसी को लगे, फायदा हो कि ना हो, कम से कम नुकसान नहीं होना चाहिए ना। तो फायदे का तो पता चलेगा, फायदे या नुकसान के बाद का पता चलता है जब कुछ वक्त जाता है। तो मान लीजिए आज मुझे कोई दवा खाई मैंने या कोई इंजेक्शन लिया, उसका असर क्या होगा ये बात जरूरी थोड़ी ना साथ के साथ पता चले। उसका असर तो 2 साल बाद भी हो सकता है, उसका असर तो 10 साल बाद भी हो सकता है। क्या आप यकीन करते हैं कि 10 साल बाद भी असर हो सकता है? तब करते हैं बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए आप इस बात पे यकीन करते हैं कि उसका असर 10 साल बाद भी हो सकता है, तो सोचिए जो अभी फिलहाल में सुरक्षित नहीं है, उनके जब 10 साल पुराने कोई ट्रायल नहीं हुए। भाई अपने पास बीमारी आती है 2020 में, उस बीमारी का जो मतलब टीका है, उसका इलाज कह रहे हैं कि उस वायरस कितना म्यूटेट करता है इसका नहीं पता है हमको। ये कह रही है सरकार कि अगला एक वेरिएंट आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा, म्यूटेशन होती है। लेकिन उसका जो टीका है वो उसी वक्त आ जाता है, 4-6 महीने बाद ही। आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ कि कम से कम 10 साल का ट्रायल ना हुआ हो। छोटे बच्चों पे क्या असर होता है, बड़े बच्चों पे क्या असर है, उनका बुजुर्गों पे क्या है, प्रेग्नेंट लेडीज पे क्या है, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन पे क्या है, दिल के मरीज हैं उस पे क्या है, या और कोई बीमारी में अगर लगा दिया जाए तो क्या साइड इफेक्ट हैं। वो सारी चीजें चेक करने के बाद कोई टीका अप्रूव होता है कि हाँ भाई अब ये पूरी तरह सुरक्षित है। अगर किसी को साइड इफेक्ट हो जाए तो कंपनी उसके बदले में उसके घर वालों को मुआवजा देती है बकायदा। जो अपना शरीर देता है ना टेस्टिंग के लिए, कंपनी कहती है कि जैसे गरीबी है कहीं पर, तो बिहार जैसे इलाके में जहां पर पहले ही दिहाड़ी पे मतलब उस पे दाल भात पे जो पूरे दिन की दिहाड़ी कर लेता है फैमिली पूरी, तो वहां जाकर के वो वहां से लोगों को लेके आते हैं, मतलब शरीर मांगते हैं, तुम अपना शरीर दे दो, एक्सपेरिमेंट करेंगे हम इसके ऊपर,
अगर ठीक हो गया तो बढ़िया बात है, अगर तेरे को कुछ हो गया तो तेरे घर वालों को इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो वो सोचता है कि यार मैं वैसे भी बेरोजगार हूं, काम धंधा कुछ है नहीं, चल मेरे मरने तो मेरे घर वाले, मेरे बालक पढ़ जाएंगे, वो ठीक पढ़ जाएंगे तो कोई बात नहीं, वो अपना दे देता है शरीर गरीब आदमी। जैसे कई बार ट्रक ड्राइवर जो है वो ड्राइवर दे देते हैं कि तनख्वाह मिलती रहोगी, तुम्हारे नाम की जेल भुगत ले, होता है ना ऐसे, एक्सीडेंट हो जाता है ऐसे करके, ऐसे ही करके वो शरीर ऐसे दे देते हैं। तो वो लोग शरीर देते हैं अपना, बाकायदा ये उनके साथ डीलिंग होती है कि उसके साथ कुछ हो जाए तो उसको मुआवजा मिलता है घर वालों को। और यहां पर सरेआम 135 करोड़ लोगों के शरीर के साथ बिना किसी डील के, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सबूत के, बिना उसकी सुरक्षा के, बिना किसी की जिम्मेदारी तय किए आप एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि इसको होने दिया जाए? क्योंकि आज अगर आपके गांव में किसी की कमजोर के साथ हो रहा है तो कल को आपके साथ भी पक्का होएगा। जिस टाइम पे उन्होंने सबसे पहले, आप गौर करिए, सबसे पहले उन्होंने क्या चीज रोकी? सबसे पहले सबसे कमजोर आदमी को पकड़ा। और मुरैना में, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के अंदर देखिए, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां सबसे ज्यादा, यहां तो चुनाव होने थे इसलिए यहां इतना प्रेशर नहीं दिया। पंजाब में, यूपी में, जहां उत्तराखंड में, जहां जहां गोवा में वहां चुनाव होने, वहां कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जहां चुनाव हो चुके हैं उन जगह पर बाकायदा कलेक्टर्स ने यह आदेश पारित किया कि आपको राशन नहीं मिलेगा अगर आपने दूसरी डोज नहीं ली है। तो आपने सुने होंगे अखबारों में। अब क्यों राशन लेने वाला आदमी कौन है? समाज का सबसे कमजोर आदमी, भाई गरीब आदमी है इसलिए वो राशन की लाइन में लगा हुआ है। अब उस गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया कि तेरे को ये लगवाना पड़ेगा। वो चाहता नहीं है लगवाना, पर वो बच्चों को भूखा मरता नहीं देख सकता क्योंकि उसका काम धंधा पहले से प्लानिंग के तहत बंद कर रखा है। अगर वो रोटी कमा रहा होता, अगर उसका काम चल रहा होता तो वो 2 मिनट में उस डॉक्टर को बोल देता निकल यहां से, दबाओ, बच्चे नहीं, हम जारी कर खा लेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन अपने शरीर, अपने बच्चों को ऐसे नहीं देंगे। क्योंकि एक एक आदमी को मालूम था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए तो ले नहीं रहा, इसलिए तो दिखा रहा है, हिचक रहा है। तो सबसे गरीब आदमी को पकड़ा। अब उस आदमी के खिलाफ, उस आदमी के लिए आपके दिलों में पहले से ही जहर भर रखा, पहले से भर रखा है। क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं ना, उनके बालक रोज उनको गाड़ दे के सोते हैं कि इनकी वजह से हमारे बालक नौकरी नहीं लगते। ध्यान करो, यानी कि आपके दिल में पहले से यह कर रखा है कि ये तो हमारे हक खा रहे हैं। तो आप समाज के टूटने का फायदा उठाया उन्होंने। फिर उन्होंने दूसरे कमजोर आदमी को पकड़ा, सबसे ज्यादा जो घरों में अकेले थे, बुजुर्ग। जब तुम्हारी पेंशन की वजह से हो रही है घर में, ये भी दिमाग में गलती से ना कोई गलत हरकत कर दी अपने माँ बाप के साथ, तो चौपाल में बैठे हुए इन पॉलिटिकल पार्टियों के गुर्गे ये साबित करने पे लगे रहते हैं कि समाज ही खराब होगा भाई, क्यों मारा टेमाला भाई, बालक तो सुनते हैं नहीं भाई, बालक तो इतने निकम्मे हो भाई। तो उस माँ बाप को, उस बुजुर्ग को यह लगता है कि तेरी पेंशन की वजह से तेरी इज्जत हो रही है जी। उस चक्कर में वो उसकी बातों को, मतलब ये सोचा कि यार पेंशन बंद होगी तो कदे खाम खाई, मतलब घर बोझ बन जाऊंगा, घर क्या पे, उस चक्कर में उसने लगवा लिया। फिर नंबर आ गया, अब भाई ईद थारे सरकारी काम कौन और देवा। एक आदमी जावे डीसी दफ्तर में सारा दिन का, मतलब अपना काम धंधा छोड़ के जावे और उन्हें जाके फिर बड़न नहीं देख, पहले सर्टिफिकेट दिखा, वो एकला है, क्यों कर रहा है, ऊपर वर्दी पर आदमी खड़ा है और डंडा लिए खड़ा है, और नहीं तो ऊपर तक अखबार में आ जाए कि तारे ऊपर मुकदमा हो जाओगा। वो सोचा एक आदमी की यार फिर चल गए उल्टा, और क्या है भी अगला तबका पकड़ा न बालक, नौजवान तो कतिये नहीं ले लग दिन का, तो समझ में सोशल मीडिया के थ्रू आ भी गया था। बालक ने कहा कि तुम नौकरी नहीं लग पाओगे, कितने भी नौकरी करने जाओगे या फार्म भरोगे या पेपर देने जाओगे तो तुमने सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। उन्होंने सोचा भाई वो तो नौकरी धक्के तो देवे ही है, कोई बड़ी नौकरी है खूब, अब मेरे जो कहते ये नहीं समझा हम लोगों ने कि पूरे समाज में नौकरियों का जो प्रतिशत है वो केवल 1% है। यानी 1% नौकरी के लालच में 99% ने वो लगवा ली।
बालका ने। हमने क्या आम आवाज उठा रहे थे उस टाइम पे भी, जिस टाइम पर ये नौकरियों के लिए दबाव बना रहे थे। और इसका सबूत बताता हूं मैं आपको। ड्राइवर की भर्ती थी, हाईकोर्ट के ड्राइवर की भर्ती। उस टाइम पे बढ़न नहीं दिया था कुछ बालक चंडीगढ़ में। मेरे द्वारा फोन आ गया 9:45 बजे के करीब कि भाई साहब बुला रहा था, बढ़न नहीं दे रहे हैं। मैं बाई चांस उसी दिन सवेरे 6 बजे पहुंचा था, किसान आंदोलन चल रहा था अपना उस टाइम पे। तो मैं फटाफट जिस हालत में था मैं पहुंच गया। उड़े पहुंचने में मैंने 15-20 मिनट लगे तो 10:15 हो गए। पेपर 10 बजे अंदर शुरू हो लिया था। तो जितने बालक बाहर बैठे थे, जितने भी नौजवान साथी, मैंने उनको बोल दिया भाई हम यहीं बैठेंगे धरने पे, किसी भी हाल में हम या तो पेपर देकर जाएंगे, नहीं तो जो से भीतर बड़े हैं उनका पेपर कैंसिल कराओगे। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि तुम सर्टिफिकेट दिखाओ? और ये कौन सी जबरदस्ती है कि पेपर देने के लिए मतलब सर्टिफिकेट दिखाना? या तो तुम गारंटी ले लो कि ये लगवाने के बाद में आपको ना तो मुंह ढकना पड़ेगा, ना आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, ना आप में तीसरा वेरिएंट आएगा, ना आपको चौथा लगेगा ना तीसरा लगेगा। भाई 2 लगवा के पिंडा चटा लोगे, इतनी दे दो आप लिख के ना, बात खत्म, हमने कोई टेंशन नहीं है। और तुम यूं भी लिख के दे दो कि सुरक्षित है, किसी बालक का कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो अगर आप गारंटी नहीं लेते हो तो मतलब फिर हम नहीं लगवाओगे, फिर नहीं लगवाओगे भाई। हम जब गए वहां, हमने धरना दिया, सड़क के ऊपर बैठे, पुलिस भी आई, हमने बता दिया हम नहीं उठे भाई, और सेंटर पे भी आ गए थे बालक। और फिर हाई कोर्ट के नुमाइंदा एक आया, वो हमारे से एप्लीकेशन लेके गया। उस एप्लीकेशन के बाद में फिर हमने हाई कोर्ट में ही हाई कोर्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का प्लान किया। हम वकील से मिलने जा रहे थे और जब हम रास्ते में थे तो दोपहर का सेशन शुरू हो गया था। दोपहर बाद भी एक पेपर होना था। दोपहर उस जो सवेरे हमने वहां अपने हक की आवाज उठाई, उसका फायदा यह हुआ कि जब दोपहर बाद पेपर था वो हाई कोर्ट वाले एक भी जगह पर कोई सर्टिफिकेट चेक नहीं हो रहा था, रोल नंबर चेक हो रहा था, ना कोई मुंह का छिक्का उसका चेक, ना कोई कुछ, जरूरत नहीं, सीधे बढ़ो। और उसके बाद हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के हुए, सब इंस्पेक्टर के हुए, किसी बालक तक कुछ भी नहीं पूछा ना भाई। लेकिन लोगों ने क्या सोचा कि एक देवेंद्र भलारा हुआ बोलेगा, जितना हुआ फोन आ जावे, ई भाई फोन आवा रास्ते में 20-30 फोन तो नहीं आया। बोले जी हाँ सावरकर आई थी और वह धक्का कर रही है जिलान ने, और मैंने को मैं तेरे गांव में आया कि बताऊंगा गे, नौसा सावरकर में मैं धमकाऊंगा गे, थारा गांव मर लिया गे, थारा अपने लोग कौन समझाए जाने गे। बोला जी कोई सुनता ही नहीं। अरे सुनेगा तो जब ना जब बात समझाओगे उन्हें, सिर्फ इतना कहते क्यों कर समझ में आओगा कि मतलब यह सच्ची है, फ्रॉड है कि गलत है कि सही, इतनी 2 लाइनों में थोड़ा बात समझ में आवे, बात तो पूरी समझनी पड़ेगी ना। इसलिए इस टीके के पीछे के षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। अगर यो नहीं समझ में आया फिर अपने नुबे में रह जाओगा। अब भाई सच है झूठ है। जैसे मान लो सरकार के फेवर के लोग या जिनसे इस बीमारी ने बीमारी मानना है, इसने बीमारी मानना है केवल पढ़े लिखे लोग, जिनसे नौकरी लाग रहे हैं, सारा दिन टेलीविजन पर बैठे रहे हैं, केवल वे जो टेलीविजन नहीं देखता समाज में बैठा है उसके समझ में आ रही है, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो। लेकिन जो टेलीविजन पे बैठा रहा है और जो अपने आप ने डिग्रीधारी कवा है उसके नहीं आ रहा कत्ती समझ में, वो तो 4 लाइन भी उसका कुछ नहीं, वो 4 लाइन भी उसने दे रखी है सरकार के नुमाइंदा ने। पहली लाइन भाई ये जो इतने मरे थे ये के था, दूसरी लाइन जिनके मरे उन्हें पूछ कर देखिए, तीसरी लाइन चल मान लिया भारत में न्यू हो रहा है कि पूरी दुनिया में हो रहा है, चौथी लाइन फिर भाई देश का प्रधानमंत्री जो है वो अपने देश के लोग अपन मार देगा तो राज क्या करेगा। अरे एक और 5वीं लाइन है, जब कोई और जवाब ना पावे तो बोला बात तो जिन्हें सारी बात जा दो ना, जब पूरी बात एक एक बात का जवाब दे दो लॉजिक के साथ, फिर लोग भाई बात तो तेरी ठीक है पर कुछ न कुछ तो है। इसके अलावा तो नहीं कोई भी लाइन करना पढ़ा लिखा आदमी जो अपना शाना बना है वो आदमी, तो वो जो कुछ न कुछ है वो कुछ न कुछ बना के हमारे बीच में पेश कर दिया। अब समझना है
कि ये लोग इतने सारे दूसरी लहर में क्यों कर मरे थे, पहली कौन मरे थे, पहली में कोई नहीं मरा। कारण मैं आपको बताता हूं, 2019 तक हमारे देश में, मैं 16 की रिपोर्ट बता रहा हूं या 2016 की रिपोर्ट है, हमारे देश में लगभग 20 लाख आदमी हार्ट अटैक से मरता है, लगभग 20 लाख बच्चे 3 बीमारियों से मरते हैं, कुपोषण की वजह से, इलाज ना मिलने की वजह से और दस्त लगने की वजह से। आपको जान के हैरानी होगी कि 2020 के लॉकडाउन के बाद ना तो एक भी बालक कुपोषण से मरा, ना एक भी बालक जो है इलाज ना मिलने से मरा, अब ना एक भी आदमी हार्ट अटैक से मरा। सारे के सारे इस बीमारी पे मरे। एक्सीडेंट पे भी मरे हैं ना, उनके भी ने दिखाया कि बोला इसके इस बीमारी पे मरे। फिर दूसरी कहानी आईसीएमआर का, आप लोग जो है जितने भी बड़े नौजवान बालक यहां खड़े हैं ना, ये सारे के सारे बच्चों के लिए लाइन बोल रहा हूं, आपके मोबाइल में रिकॉर्डेड है। U07.1 और U07.2 ये 2 बिंदु थे जो आईसीएमआर ने अपने डायरेक्शंस दे रखे थे, जिसके अंदर कॉज ऑफ डेथ का पॉइंट था। कॉज ऑफ डेथ डॉक्टरों को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि अगर आपके पास अस्पताल में कोई मरीज आता है तो आपने, अगर वो मर जाता है तो उसके मरने का कारण कैसे लिखना है। उसके अंदर अगर इन दोनों कारणों को डिटेल में पढ़ लोगे, क्योंकि आप इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करांगे, जब ट्रेनिंग होगी ना आपकी यूथ की तो एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ये मोटा मोटा ये बता दूं कि इन दोनों बिंदुओं का मतलब यह है कि अस्पताल में कोई मरो वो इससे तो मरा। आई बात समझ में? इन दोनों का निचोड़ ये निकला है, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग जाके सर्च कर सको कॉज ऑफ डेथ। फिर पहली लहर भी भौगण में आई थी, दूसरी लहर भी भौगण में आई थी, और तीसरी लहर भी 4 महीने हो गए हंगा ला रही, आऊं आऊं आऊं, और आ नहीं रही, भी भौगण आना रहा है। तीसरी लहर भी भौगण में आओगी। 1 महीने के बाद आपका बुखार होगा। सुशील आज आया नहीं, खटखट टोल कमेटी की मीटिंग है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए वो वहां पे लगा, तो मेरी ड्यूटी लगी थी आपके बीच आने की। तो वो सुशील बड़ा बताता होता है, बड़ा, सबको आपने देखी भी होंगी उसकी वीडियोस। 248 तरह के बुखार बताया आयुर्वेद के अंदर, और जो इस भौगण में जो बुखार हुआ है इसके वही लक्षण है जो इस बीमारी के बता रही सरकार। और सरकार ने यह बेरा है कि ईब एंटीबायोटिक काम नहीं करती मार पे। याद हो अगर कदे जिसने अपने बालका का इलाज कराया हो बचपन में, जो ये हमारे जिस उम्र के बालक हैं, पहले जो एंटीबायोटिक वो 100 mg की होया करती, फिर 125, फिर 150, फिर 200, फिर 300, 250, फिर 300, आजकल 625 mg की एंटीबायोटिक आती है। 625 mg से कम काम नहीं चलता, और सही बताऊं 625 भी काम करना बंद कर चुकी है। एंटीबायोटिक जिस शरीर पर लगे वो काम करना बंद कर दिया। मान लो आपके ऊपर एंटीबायोटिक काम करना बंद कर चुकी है, आपका बुखार में आपने सही एहतियात नहीं करता। जैसे अब भौगण वाले बुखार की खासियत बताऊं मैं आपने, अगर आप सादा पानी पीते रहे, मतलब इसमें आयुर्वेदा क्या बताता है कि आपने अगर पानी पीना है तो उबाल के और ठंडा करके पीना है। पका हुआ पानी बोलते हैं उसको। अगर आप पका हुआ पानी नहीं पियोगे तो पूरे चांस है आपका बुखार टाइफाइड में बदल जाएगा। अगर बुखार टाइफाइड में बदल जाए और आपको आईसीयू में भर्ती कर दी जाए, आईसीयू एसी में भर्ती कर दिया जाए, तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन इतना डाउन हो जाएगा कि आपके फेफड़े भी खराब हो सकते हैं, आप मर सकते हैं। तो आपको जो आईसीएमआर ने डायरेक्शंस दी थी जिस टाइम पे दूसरी लहर आई थी, वो डायरेक्शंस नहीं देखी आपने, क्योंकि हम लोगों को इतना स्टडी करने की आदत नहीं है। बंगाल के चुनाव चल रहे थे, 27 अप्रैल को बंगाल के चुनाव बंद होने थे, चुनाव प्रचार। उससे पहले आईसीएमआर ने हर सरकारी और बड़े प्राइवेट अस्पताल को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी के अंदर साफ निर्देश थे कि
किसी भी मरीज का इलाज होम्योपैथी, आयुर्वेदा या प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी से नहीं करना है। जो भी मरीज आएगा पहले उसका टेस्ट होगा और फिर उसका ये इलाज होगा, जिसमें वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी मची थी, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन भी अभी ट्रायल पे था, वो भी सुरक्षित नहीं था। और जो स्टीरॉइड और जो दिए गए उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भले चंगे गए थे। या तो आप सरकारी अस्पताल में चले गए या फिर आप किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में गिर गए, सवेरे तक आदमी पाया नहीं अपना। जिसने देसी इलाज कर लिया, घर में रह लिया, गांव वाले डॉक्टर चेक करवा लिया, आयुर्वेद चला गया, या फिर याद हो तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, किसी ने नाम सुना? डॉक्टर BRC सुना भाई किसी ने? नौजवान साथियों, इंटरनेट के ऊपर बहुत है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने अपने अस्पताल के अंदर सरकार के 60,000, 1 2 3 4 60 नहीं, 60,000 मरीजों का इलाज किया। ना तो एक भी मरीज ने मास्क पहना, ना सोशल डिस्टेंसिंग हुई, ना किसी को दवाई दी, केवल डाइट कंट्रोल करके और अस्पताल में 3 दिन रखने के बाद 100% सुरक्षा के साथ कर भेजा, एक भी डेथ नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि एक आदमी 60,000 लोगों का 100% इलाज करके घर भेजा है, और भारत सरकार की और अपने स्टेट की सरकार के अस्पतालों में लोग मरने लग रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने उस आदमी को सर्टिफिकेट दिया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस आदमी का नाम दर्ज होया। तो प्रधानमंत्री का फर्ज यह होना चाहिए था ना कि भाई ये जो WHO की रिस्ट्रिक्शन है ये तो बकवास है, और इस आदमी का इलाज पक्का है इस बीमारी में, होना चाहिए था ना। उल्टा होया कि भारत सरकार की ICMR की गाइडलाइन ना मानने के लिए उसके ऊपर गैर जमानती FIR और वारंट जारी कर दिए। कमाल हो गया भाई, आदमी ठीक करने के लिए उस आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज। मैं तो आपने देखा ही था, मैं लोगों ने समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपनी IPC में, CRPC में कितने भी मुंह ना ढकड़ का कोई चलान नहीं है, कानूनन जुर्म नहीं है, मारी के धक्का हो रहा है। सारी दुनिया में इतनी रिसर्च है जो ये बताती है कि अगर आपने पूरी तरह से ऑक्सीजन लेनी, हवा लेनी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना छोड़ी और वह कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके लंग्स को नुकसान हो जाएगा, यहां तक कि लंग्स कैंसर तक का भी खतरा है। तो इसका मतलब जो आदमी हमारा मुंह ढकने के लिए जबरदस्ती कर रहा है वो हमारे को हत्या के लिए मजबूर कर रहा है, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, जब भारत सरकार ये कहती है, जब वो उस टीके को बनाने वाली कंपनी कहती है कि भाई ये टीका लेने से पहले तुम्हारे को पता होना चाहिए कि किस किस ने लेना है और किस किस ने नहीं लेना है और इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, तो वे साइड इफेक्ट डॉक्टर ने बताने चाहिए मारते ही। तो कामा के आदमी पढ़े लिखे थोड़े ना है, वो इतने शाने थोड़े ना है कि अपने आप वेबसाइट खोल लेंगे, अपने आप उसमें देख के ना पर्चे न काट लेंगे, अंग्रेजी और हिंदी में जो कुछ लिख रहा है उसने पढ़ लेंगे। हमारे तो नौजवानों को इतना टाइम नहीं है, इनका नेटफ्लिक्स की सीरीज चली जावे, गेम खेल रहे होगा खाम खाई मिस हो जावे, कोई और दूसरी सीरीज फिल्म देखनी होगा नुकसान हो जावे है। इन दौरान तो इतना टाइम कित है भला, नुकसान घना हो जाएगा अगर काम की चीज तो लेंगे तो वे चीज कौन बताओगा? ना डॉक्टर बता रहा, ना प्रधानमंत्री तो ना ठेका ले रहा हो, ना वो बता रहा, ना कोई मुख्यमंत्री बता रहा, ना कोई विपक्ष का नेता बता रहा, ना कोई गांव के PHC मार वो बता रहा, ना गांव का सरपंच बता रहा। कमाल की बात तो यार, उनकी सरपंच का जो डंडा हुआ है कि तमिल लगो फटाफट सारे गांव में करवाओ उसका नाश गांव का। जिसने बेरा वो किल की मार छिक लिया, ये तो चलो परमात्मा ने इसी मेर राखी, इन आप लोगों का समर्थन मिलने लग गया, गांव गांव में बेरा लाग गया, कल की मार रहे थे छोरे पांचारे के। नहीं तो मैं अपने सच्चाई बताऊं, झूठ नहीं बोलता कभी, सांझ का टाइम है, उधर में भी नहीं बोलता हूं तो मैं
क्योंकि मुंह दिखाना हुआ है, फिर काल नहीं फिर आऊंगा। तो मैं सुशील से बात करने लगा था इस गिरफ्तारी से 2 दिन पहले, जींद में थे हम, तो उनके पिताजी का ऑपरेशन हुआ था। हम बैठे, मैं बोला यार सुशील, कहने लगा, बोला यार मतलब समझ रहे यार लोग ना, बेरा नहीं मतलब पागल हो हैं। अनु कह रहे हैं बोला पुलिस रुक जाएगी। हमने कह लिया पुलिस खातर लवाने की जरूरत नहीं है, तभी मानते हो ना सुरक्षित है ठीक है तो लवाओ, पेंशन खातर मत लवाओ, पेंशन का इलाज आ जाओगा। तारी पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, बार जमा है, कटवा लेंगे जिस दिन इलाज होगा इस गाड़ी का, इकट्ठी कटवा लेंगे, 3 दिन 3 महीने की 6 महीने इकट्ठी कटवा लेंगे। बालक पेपर नहीं दे पाओगे। एक बात बता दो बालकन भाई नौजवान साथियों ने, पेपर थारे हो वहीं जाओ, नौकरी खातर सिलेक्शन होने जाओ, ज्वाइनिंग कौन होगा गारंटी है। कितना हम वाला लियो तमिल तो नौकरी खातर ना लो आइयो भाई, नौकरी का हमने नो लगता हो ना कि ठीक कर रही है सरकार तो 100 बार लगाओ ना, कोई नहीं रोकता। पर अगर ये पता हो कि गलत है तो नौकरी खातर, फॉर्म भरने खातर, पेंशन खातर, अटेंडेंस हाजिरी लाने खातर नहीं लगवाना। फिर कामरा में इलाज करेगा बैठ के, पंचायत बैठ के चर्चा करेंगे, सरकार के नुमाइंदा बुलाओगे, भाई तमिल धक्का क्यों कर रहे हो। जो कर किसान आंदोलन में बेड़ा लग गया और नरेंद्र मोदी ने 1 साल बाद से माफी मांगी कि मैं गलत था, तभी ठीक थे। नुआ आकर इनका भी मांग लेगा, जिनसे मुकदमे हुए हुए भी उल्टे ले लेंगे, दूसरे सस्पेंड करे हुए भी ठीक हो जाओगे, ये सारी बात मान लेगा वो। जिनसा ये मुकदमा होया है ये भी उल्टा हो लेगा। और एक आशा मैडम का तो शाम में होया उसके ऊपर वो भी होगा वापस। तो मतलब ये हो गया कि वो जो फैक्ट शीट पढ़ने का टाइम था, उस टाइम पे जब सुशील कहने लगा बोले यार बचावा के ऊपर जब सारा एक के घर गांव में मारा बचेगा, जो कर तो जो कर एक घर मारा बचेगा और एक घर सुशील का बचेगा उसके चांदपुर में, एक फिर किसी और घर का बचेगा, तो फिर एक लेके तो कौन छूटे, ये तो घर में बढ़ के मारेंगे। क्योंकि आसाम में और जम्मू कश्मीर में ऐसा हो चुका है, पुलिस